तो देखो क्या है कि हम लोग राजस्थान के इतिहास का पहले ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं है, मतलब आज से शुरू करना, ठीक है। और हम लोग जो राजस्थान के इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एकीकरण पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और अपन ने लिखा भी विशेष कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने को इतना तो आइडिया है कि वो एकीकरण की बीमारी जो है वो अंग्रेजों की कौन सी योजना ने पैदा की थी। माउंटबेटन योजना ने। कौन सी योजना ने पैदा की थी? माउंटबेटन योजना। और उसमें तो कहा था कि भाई माउंटबेटन योजना से जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो उस माउंटबेटन योजना के अंदर देसी रियासतों के बारे में कोई सही गाइडलाइन नहीं थी। बस उन्हीं देसी रियासतों को एक करके एक भारत में शामिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एकीकरण करना पड़ेगा। और पता है एकीकरण के पीछे एक ही आदमी का दिमाग काम करेगा, किसका? तो किसका काम करना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही दिमाग जो है वो एकीकरण के पीछे क्या करेगा, काम करेगा। अब यहाँ से आगे ही हमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या, वो देखो कि एकीकरण का प्रोसेस तो पूरे भारत में चला है, ठीक है, लेकिन हमें केवल अपने कहाँ का एकीकरण सीखना है, वो अभी अपन कुछ मिनटों में पूरा करते हैं, ठीक है। अब राजस्थान के एकीकरण में क्या क्या होने वाला है वो देखो कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर एक तो कुछ क्या शामिल होने वाली है, क्या शामिल होने वाली है? रियासतें। और शायद तुम में से कुछ जन ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि हम पिछले जन्म में भी तैयारी करते तब से अपने को आता है कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर कितनी रियासतें शामिल होगी। और ऐसी जो पढ़ाने की थोड़ी ना होती, तुम्हें आती है कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर कितनी रियासतें शामिल हुई थी? 19। इन 19 रियासतों के अलावा हमारे यहाँ पे क्या भी शामिल हुए हैं, ये ठिकाने क्या है अभी अपन आगे बात करने वाले हैं। और राजस्थान के एकीकरण के अंदर कितने ठिकाने शामिल हुए? 3। और इसके अलावा इन 19 रियासतों के अलावा राजस्थान के ठीक बीच में क्या था, एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी संख्या कितनी है। और जो राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था, वो केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा है? तो आप बताओगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम क्या बताओगे? अजमेर मेरवाड़ा। यानी राजस्थान के एकीकरण के अंदर कितनी रियासतें? 19। कितने ठिकाने? और एक क्या मिलेगा, केंद्र शासित। और हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें इतना ही काम करना है कि हमें इन सबको जोड़ना है, और इन सबको जोड़ के हमें हमारा नया क्या बनाना है। हम 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ के हमारा नया क्या बना देंगे, हम लोग राजस्थान बना लेंगे। तो एक बार कल से आगे लिखना शुरू करो, देखें फिर अपन बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं यहाँ से। लिखो। और जो लोग नए हैं उनको मानना कि काम आज से स्टार्ट है एक्चुअल में ना। लिखो, लिखो राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने। राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था, ठीक है। तो केंद्र शासित का नाम तो यही लिखो, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने अभी ढूंढ लेंगे हम लोग। लिखो, लिखो केंद्र शासित प्रदेश और देश का लिखो अजमेर मेरवाड़ा। हमारे एकीकरण के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश शामिल होगा उसका नाम क्या होगा? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। आप सब लोग कंप्लीट है यहाँ तक? बड़े यहाँ से आगे अभी, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या, वो देखो अब बड़ी बड़ी बातें आना क्या होगी शुरू, कि एक तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के एकीकरण में क्या शामिल होने वाले हैं। तो पहला काम तो हमारा ये है कि कितने ठिकाने शामिल हुए हैं। दूसरा काम हमारा ये है कि ठिकानों को और किन किन नामों से भी पुकारा जाता है। तो आप चाहो तो ठिकानों को क्या भी कह सकते हो, क्या भी कह सकते हो, नॉन सैल्यूट स्टेट, ठीक है। इसके अलावा आप लोग चाहो तो ठिकानों को क्या भी कह सकते हो। तो आप चाहो तो ठिकानों को क्या भी कह सकते हो, तो क्या भी कह सकते हो, चिप सिप स्टेट। तो चाहे तुम लोग ठिकाने बोलो, चाहे नॉन सैल्यूट स्टेट को, चाहे चिप सिप स्टेट को, तीनों का मीनिंग एक ही है। और हमारे पास टोटल कितने ठिकाने हैं? 3 ठिकाने। अब जो ठिकानों के हेड होते हैं, जो ठिकानों के प्रमुख होते हैं, उनको राजा नहीं कहते। ठिकानों के हेड को क्या बोला जाता है? तो ठिकाने के हेड को केवल क्या कहा जाता है? राव, या राव राजा कह के संबोधित करते हैं। जो ठिकानों के प्रमुख होते हैं, जो ठिकानों के अध्यक्ष है, उनको किस नाम से पुकारोगे तुम लोग? राव के नाम से। अब हमारे पास हम पढ़ रहे हैं कि कितने ठिकाने हैं?
तो अब हमारा काम हो गया कि यार राजस्थान के एकीकरण में 3 ठिकाने कौन से, उनके नाम बताओ। तो आप बताओगे कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर एक ठिकाना जो है वो कौन सा है? राजस्थान के एकीकरण के अंदर एक ठिकाना जो है वो कौन सा है? और राजस्थान के एकीकरण के अंदर जो एक ठिकाना है उसका नाम क्या बताओगे? निम्राना। तो राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकाने शामिल हो रहे हैं? 3। कौन कौन से? लावा, कुशलगढ़ और निम्राना। अब एक एक करके तीनों की बात कर लेते हैं। पहला काम तो ये कि जब एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब कब हुई थी अपन बात करने वाले, जब एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ था तो उस समय निम्राना किस रियासत का भाग था? तो आप बताओगे कि निम्राना किस रियासत का भाग था जब एकीकरण खत्म हो गया था? जब एकीकरण क्या हो गया था? खत्म हो गया था। उसके बाद भी निम्राना को कौन से जिले में शामिल किया गया था? तो एक तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि तुम रियासत को जिला नहीं बोलोगे और जिले को रियासत नहीं कहोगे। जिले अलग होते हैं, रियासत अलग होती है। जब एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो ये किस रियासत का भाग था? एकीकरण खत्म होने के बाद ये किस जिले में शामिल किया गया है? अलवर के अंदर। लेकिन आजकल 2-4 महीने से कहीं दूसरी जगह घूम रहा है। कौन? कौन घूम रहा है? निमराना। पता है सरकार ने खूब जिले बनाए तुम्हारे घूमने के लिए, तुम खूब घूमो तुम लोग, ठीक है। तो आजकल जो है ये नई वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और आजकल ये जिस नए जिले में आता है वो नया जिला तुम्हारे लिए कौन सा है? तो वो नया जिला जो है वो तुम्हारे लिए कौन सा है? तो कौन सा है? कोटपुतली, बहरौल। लेकिन इतिहास में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एकीकरण की प्रक्रिया के समय भी निमराना किस रियासत का भाग है? एकीकरण खत्म होने के बाद भी कौन से जिले में गया है? बस इसका लोकेशन चेंज नहीं हुआ, बस 2-4 महीने से कहां शामिल है ये अपने को इससे भी लेना देना नहीं है, ठीक है। कुशलगढ़। जब एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ था ये किस रियासत का भाग था? एकीकरण खत्म होने के बाद भी कौन से जिले में ही रखा गया, और अभी भी कहां है? इसका भी कोई लोकेशन चेंज नहीं हुआ। ना निमराना का बदला है ना कुशलगढ़ का बदला है, केवल एक बदलेगा। किसका? जब एकीकरण की प्रोसेस चली थी तो लावा किस रियासत का भाग था? तो आप बताओगे कि लावा किस रियासत का पार्ट था? जयपुर रियासत। जब एकीकरण की प्रोसेस शुरू हुई, जब एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो लावा किस रियासत का भाग है? जयपुर रियासत का। लेकिन जैसे ही एकीकरण खत्म हुआ, जैसे ही एकीकरण खत्म हुआ उसको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया? केवल एक की लोकेशन बदली थी, केवल किसकी? लावा। बाकी निमराना अलवर अलवर ही रहा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा बांसवाड़ा ही रहा। लेकिन लावा एकीकरण के प्रोसेस के समय किस रियासत का भाग है? जयपुर रियासत का। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कहा आता है? टोंक में। और हमारे पास टोटल कितने ठिकाने हैं? 3, जिनको किन किन नामों से पुकारा जाता है? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। ठिकानों को क्या भी कहोगे? नॉन सैल्यूट स्टेट, या क्या कहोगे? चिप सिप स्टेट। और जो ठिकानों के हेड होते हैं, ठिकानों के प्रमुख होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अब एक एक करके कि लावा के प्रमुख या लावा के हेड कौन थे? तो आप बताओगे कि एकीकरण के प्रोसेस के समय, एकीकरण के प्रोसेस के समय लावा के जो राव थे उनका नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो उनका नाम तुम्हें क्या बताना है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? बंस प्रदीप सिंह। यानी एकीकरण के प्रोसेस के समय लावा के कर्ता धर्ता जो थे उनका नाम क्या बताना है? बंस प्रदीप सिंह, ठीक है। कुशलगढ़ के हेड कौन थे? तो आप नाम बताओगे कि राव हरेंद्र सिंह। और इसके अलावा इस निमराना के हेड कौन है? तो नाम इनका क्या बताओगे? तो नाम इनका क्या बताओगे? राजन सिंह। तो एकीकरण के समय निमराना के राव कौन है? राजन सिंह। कुशलगढ़ के कौन है? हरेंद्र सिंह। और लावा के हेड कौन है? बंस प्रदीप सिंह। और ठिकानों को 3 नाम से और लिखा, 2 नाम से और लिखा जाता है, क्या बोलते हैं? नॉन सैल्यूट स्टेट, या क्या कहोगे? चिप सिप स्टेट। तो लिखना शुरू करो। लिखो 3 ठिकाने। हाँ अभी जीवत राम, तेरा कमेंट हमारे तक पहुंच रहा है अभी, है ना? भी जो ऑनलाइन वाले जुड़े हैं, ठीक है, आपकी बातों को नोट करते हैं हम लोग, ठीक है। और आपके कमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं भैया ना। लिखो लिखो ठिकाने, या नॉन सैल्यूट स्टेट या चिपसिप स्टेट। ठिकानों को 2 नाम से और पुकारा जाता है। एक तो क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन सैल्यूट स्टेट, या क्या कहते हैं? चिपसिप स्टेट। नॉन सैल्यूट स्टेट या चिपसिप स्टेट, ठीक है। और लिखो, लिखो ठिकानों के प्रमुख राव। ठिकानों के प्रमुख को क्या बोलते थे? राव। ठिकानों के प्रमुख राव कहलाते थे, ठीक है। और तीनों ठिकानों के नाम लिखो अब आप लोग। फर्स्ट लिखो लावा, ठीक है। और लावा एकीकरण के प्रोसेस के समय किस रियासत का भाग है? जयपुर।
लेकिन प्रेजेंट टाइम में कहाँ था? टोंक में। और लावा के हेड कौन है? बंस प्रदीप सिंह। बंस प्रदीप सिंह। नेक्स्ट लिखो कुशलगढ़। ठीक है, इसका लोकेशन नहीं बदला। ये एकीकरण के प्रोसेस के समय भी कहाँ था? बांसवाड़ा। एकीकरण खत्म होने के बाद भी कौन से जिले में है? बांसवाड़ा। और अभी तक भी कहाँ है? बांसवाड़ा। और कुशलगढ़ के हेड कौन है? हरेंद्र सिंह। कुशलगढ़ का हेड हरेंद्र सिंह। और निमराना। एकीकरण के प्रोसेस के समय किस रियासत का पार्ट था? अलवर। एकीकरण खत्म होने के बाद भी कौन से जिले में गया? अलवर में गया। ठीक है, लेकिन 2-4 महीने से कहाँ घूम रहा है ये? कोटपुतली पर। अपने को उससे मतलब, अपने अलवर ही ठीक है। ठीक है। और निमराना के हेड कौन है? राव राजेंद्र सिंह। आप सब लोग कंप्लीट है यहाँ तक? कंप्लीट। चले यहाँ से आगे अभी हम लोग। ठीक है, अब यहां से आगे क्या बोल देखो कि अब एक एक करके अपन आगे बढ़ते हैं। पहला काम तो हमारा ये है कि राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ था। तो आप लोग बताओगे कि राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ है? 18 मार्च 1948। और जब हमारा एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, तो हमारा एकीकरण 18 मार्च 1948 को जब प्रारंभ हुआ तो राजस्थान के एकीकरण के क्या थे? तो तुम्हें कोई पूछे तो तुम लोग बताना कि राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे। और हमारा एकीकरण जब 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ तो 7 चरणों में होता हुआ कब समाप्त हुआ? तो आप बताओगे कि 7 चरणों में होता हुआ कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956। और जब हमारा एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ और 7 चरणों में होते हुए कब खत्म हुआ? 1 नवंबर 1956। तो मुझे देखो, जो ऑनलाइन वाले हैं, देखो लिखने का अपने को इनफ टाइम मिल रहा है। तुम एक एक करके लिखते रहो कि हमने नहीं लिखा, तो अपन उसी चीज को लिखते रहेंगे। और ये क्लास जो है वो तुम्हारे ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड आ जाती है। मान लो एक आधा शब्द कहीं छूट गया है तो क्लास ओपन करके वहां लिख देना। ठीक है, लेकिन एक के चक्कर में अपन सब पीछे होते जाएंगे अभी। तो ये, और इतना इनफ टाइम अपने को मिल रहा है कि तुम लोग आराम से नोट कर सकते हो कि एकीकरण जो है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ और 7 चरणों में होते हुए कब खत्म हुआ है? 1 नवंबर 1956। तो यहाँ मुझे लगता है कि एग्जाम में आने लायक पहला प्रश्न यहाँ बनता है। जैसे तुम्हें बचपन से शायद याद है कि अगर मैं तुम्हें पूछ लूं कि भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नींदों में उठा के पूछे तो भी अपन एक बार में से ही बोल सकते हैं ये चीजें। ठीक है, तो वैसे ही हमारा यहाँ प्रश्न बन जाएगा कि बताओ राजस्थान के एकीकरण में कितना टाइम लगा। तो वहां कैलकुलेशन करने से तो हमें सीधा क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो राजस्थान के एकीकरण के अंदर कितने महीने साल पूरे लगे? एक्स्ट्रा कितने महीने लगे? और एक्स्ट्रा कितने दिन लगे? तो 14 दिन। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के अंदर हमें हमारा एकीकरण क्या करना है? फिनिश करना। और राजस्थान का एकीकरण शुरू कब करोगे? 18 मार्च 1948। खत्म कब करना है? 1 नवंबर 1956। कितने चरणों में और कितना टाइम लगाओगे? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो एक बार लिखना शुरू करो। देखें, देखो राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। जो 7 चरणों में, जो 7 चरणों में, जो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, जो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। जो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था।
1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट लिखो। लिखो राजस्थान के एकीकरण में, नेक्स्ट लिखो, राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा था। लिखा आप सब लोगों ने यहाँ तक। अब जो क्या है कि अब काम की बातें आना अब शुरू होती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण हैं। तो पहला काम तुम्हारा ये पैदा हो गया कि तुम्हें सातों चरणों के नाम क्या होने चाहिए। ठीक है। दूसरा काम ये पैदा होता है कि अगर राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण थे तो वो किस किस तारीख को बने हैं, सातों चरणों की तारीखें भी तुम्हें क्या होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि 7 चरणों के अंदर तुम्हें कितनी रियासतें मिलाना सीखना है। 19। कौन सी रियासत एकीकरण में कब कहां कैसे शामिल हुई ये भी पेपर वाला पूछेगा। तो 3 काम पैदा हो रहे जिसमें से 2 काम आज करेंगे। पहला काम तो ये है कि हमें सातों चरणों के नाम क्या होने चाहिए। दूसरा काम है कि 7 चरणों के अंदर तुम्हें कितनी रियासतें मिलाना सीखना है, 19। और सातों चरणों की तारीखें क्या होनी चाहिए। या तो 2 काम आज करेंगे। तो पहला काम तो ये है कि सातों चरणों के नाम तुम्हें क्या होने चाहिए। या अब याद ऐसे ही नहीं होने चाहिए, याद क्रम से होने चाहिए। क्रम से कैसे कि मान लो कि तुम लोग एग्जाम हॉल के अंदर बैठो। ठीक है। मान लो तुम लोग एग्जाम हॉल के अंदर बैठो, वहां पेपर वाले ने ऐसी हरकतें कर दी, वो इस तरह से ऑप्शन दे रहा तुम्हारे को। ठीक है। एक नाम ऐसा भी लिखा उस आदमी ने। ठीक है। या मान लो एक नाम जो है वो क्या लिखता है, या मान लीजिए वो एक नाम जो है वो क्या लिखता है। ठीक है। या मान लीजिए वो एक नाम क्या लिखने की कोशिश करता है। ठीक है। और जैसे ये नाम है, जैसे पहला नाम क्या लिखा है। ठीक है। दूजा क्या लिखा है, बृहद राजस्थान। तीजा क्या लिखा है, चौथा क्या है, फिर क्या लिखा है। ठीक है। और जैसे ये नाम आते हैं अपन समझ जाते हैं कि वो पेपर वाला मास्टर अपने को कहां से प्रश्न पूछ रहा है, एकीकरण से। और जनरली एकीकरण राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के अंदर वो टॉपिक है जहां से आरए से लगाकर पटवारी कांस्टेबल तक जितने भी पेपर होते हैं उसमें से हर बार लगभग एक प्रश्न कहां से आ ही जाता है, एकीकरण से। तो मास्टर लोग भी ठीक पढ़ाते हैं, छोरे भी अच्छे से तैयार करते हैं कि भाई एकीकरण का प्रश्न आएगा मतलब अच्छे से याद करो। और जैसे ही हम लोग एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल के अंदर घुसे और वहां जैसे ही हमने पेपर अपने हाथ में लिया, मास्टर ने दिया और पेपर को जैसे अपन ने खोला, और जैसे ही पेपर खोला तो वहां पे ये जो है सारी चीजें आ गई। और जैसे ही हमने वहां पेपर खोला एकीकरण का एक प्रश्न हमें उम्मीद के मुताबिक दिख गया। लेकिन पेपर वाला क्या पूछ रहा है कि हमने तुमने एकीकरण पढ़ा है, तो हम भी उसको कह रहे हैं कि हाँ भी हमने एकीकरण पढ़ा है। कि तुमने एकीकरण के कितने चरण पढ़े होंगे। अपन भी उसको कह रहे हैं मन में, हाँ 7 चरण पढ़े हैं। वो क्या कह रहा है कि हमने एकीकरण के केवल कितने चरण लिखे हैं। तुम तो केवल इन 5 चरणों को किस क्रम में जमा के बता दो, काल क्रम में। उसने कुछ भी नहीं पूछा। इस तरह से ऑप्शन लिखे यहाँ पे ए बी सी डी और क्या है ई। 5 नाम देने के बाद ऑप्शन कितने सेट कर रहा है वो 4। 1 2 3 और क्या कर रहा है 4। कोई ए से प्रारंभ है, कोई बी से, सब में 5 5 5 5 भरे हुए, कोई सी से, मान लो कोई डी से, और सब में 5 5 भरे। पेपर वाला पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन के अंदर पांचों का क्रम क्या लिखा गया है, सही लिखा गया। और अपन ने अच्छा खासा एकीकरण पढ़ा, सब चीज तैयार की, लेकिन जैसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया हम अटकना यहाँ पे क्या हो गए शुरू। और वो कह रहा है कि हमने सात में से केवल 5 चरणों के नाम लिखे, तुम तो केवल इतना ही काम करो कि इनको कालक्रम से क्या कर लो, केवल जमा दो। और जैसे हमने पेपर खोला एक प्रश्न में यहाँ दिख गया। और ये तो कालक्रम में जमाना मतलब पहले कौन सा बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, ये तो जब आरपीएससी पेपर लेती है वही देती है। जो वो लोग पेपर लेते हैं वो तुम्हारे पेपर वो लोग ही लेंगे। वो लोग का मीनिंग समझ रहे हो कौन, आरपीएससी लेगी तुम्हारा। अरे आरएसएम भी लेगा, अधीनस्थ बोर्ड लेगा तुम्हारा पेपर। कौन लेगा, अधीनस्थ बोर्ड। उधर से उल्टे दिमाग के आदमी वो लोग क्या कहते हैं, तुम इनको भी किस क्रम में जमा के बताओ। साला और टेंशन बढ़ना क्या हो जाता है शुरू कि साला आज दिन तक पता नहीं होता, छोटे से मोटा के मोटे से छोटा। और आया प्रश्न भी हड़बड़ाना अपन क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं यार। लेकिन एक बार चाहो तो तुम लोग कोशिश कर सकते हो कि अगर तुमने थोड़ी बहुत पहले तैयारी की है या तुमने एकीकरण के बारे में अगर जिसको आइडिया नहीं उनको लोड मत लेना, वो तो कोरे कागज जैसे पढ़ाएंगे अभी पढ़ लेंगे। लेकिन जिसको लगता है कि हमने पहले तैयारी की है, हमने पहले एग्जाम दिया है, हमने एकीकरण पढ़ा है, तो वो कोशिश करो देखें कि इन पांचों में पहला कौन सा बन रहा है। राजस्थान संघ, वेरी गुड। फिर संयुक्त राजस्थान, फिर पूर्व राजस्थान आएगा। ठीक है। फिर
हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्या है कि तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है, फीलिंग समझ रहे हो कि मर गई है, फीलिंग है कि तुम्हें लग रहा है कि हम अभी 99% तो इसका क्रम क्या कर देंगे, सही जमा देंगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि 99% तो हम इसका क्या दे रहे हैं, सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन शायद 1% में हमारा आंसर क्या हो सकता है, गलत। वैसे तो 99% गलत, फिर भी मैं तुम्हें 99% मेरी तरफ से क्या मान रहा हूँ, सही। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि 99% तो सही बोल रहे हैं, लेकिन 1% में शायद हमारा आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता। ऐसे अभी फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही ना। वो जब तक 1% रहेगा ना, तब तक तैयारी बंद नहीं होगी। वो तैयारी तब तक क्या रहेगी, चालू रहेगी। अगर तुमने पहले एकीकरण पढ़ा है, ठीक है, तुमने पहले तैयारी की है, और तुमने अगर पहले पेपर दिया है, और तुमने एकीकरण के अगर यहाँ बैठे हुए और इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर इन पांचों का क्रम अगर सही नहीं जमा पा रहे हो, तो समझना तैयारी उस दिन से अधूरी पड़ी है। तैयारी तुम्हारी कभी पूरी थी नहीं। अगर एकीकरण पढ़ने के बावजूद भी अगर यहाँ बैठे हो, पांचों का क्रम जमाने में अगर दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो तैयारी तुम लोगों की वहीं से अधूरी पड़ी। अब देखो है क्या, वो देखो कि मैं केवल कुछ नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे पहला वर्ड क्या लिख रहा हूं, ठीक है। सेकंड वर्ड मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिख रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड क्या लिख रहा हूं, ठीक है। फिर जो है मैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिख रहा हूं, फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिख रहा हूं, फिर नेक्स्ट वर्ड जो है मैं क्या लिख रहा हूं। भाई अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया कि मास्टर इतिहास का एबीसीडी पढ़ा रहा हमारे को? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी तुम लोग शायद इसको ऐसे ही बोल पाओगे, MEJBJBRO, भाई ऐसे ही बोल पा रहे हो ना, ठीक है। लेकिन जब मैं तुम्हें कहूं कि अब बताओ कि क्या लिखा है ये, बताओ देखिए क्या लिखा है? पहला वर्ड क्या लिखा है? मैं, देखो जो जितना जल्दी पहचान गया ना, मतलब समझ लो वो मोबाइल उतना तेज चलाता है, ठीक है। पहला वर्ड जो है वो क्या लिखा है, मैं। फिर क्या लिखा है, जब। फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या है, या, ठीक है। यानी क्या है कि मैं, जब, जब, रो, या यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, एक ही गण के कितने चरणों के नाम छिपे हुए हैं? रटना थोड़ी ना है, ये खुद बता रहे हैं कि हमारे नाम क्या है, ठीक है। अब पहला वर्ड जो है क्या लिखा हुआ है, एम। रटो नहीं, ये खुद कहेंगे कि हमारा नाम क्या है। तो इस एकीकरण के पहले चरण का नाम जो है वो क्या है, मत्स्य संघ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या लिखा है, ई लिखा है, ठीक है। अब ई का मीनिंग जो है वो क्या होता है, क्या होता है, ईस्ट। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, चार क्या है, बिसेलिया तो है ही नहीं, चार क्या है, शैल, वो दिशा है। तो ईस्ट यानी कौन सी दिशा होती है, तो ईस्ट यानी कौन सी दिशा होती है, पूर्व। तो हम लोगों ने इस चरण का नाम जो है वो क्या सेट कर दिया, क्या कर दिया, पूर्व राजस्थान संघ, या पूर्वी राजस्थान संघ कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या लिखा हुआ है, जे का मीनिंग क्या होता है, तो जे का होता है क्या, जॉइंट। जॉइंट यानी होता है जुड़ना, क्या होता है, और जुड़ने को अच्छी सी हिंदी में हमने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, संयुक्त। तो नाम हमारा क्या पड़ गया, तो नाम हमारा क्या पड़ गया, संयुक्त राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, बी। बी को क्या बोलेंगे, बिग मन है, बड़ा। बिग यानी क्या होता है, बड़ा। और बड़े को अच्छी सी हिंदी में क्या लिख दिया, बृहद। तो नाम मेरे लिए क्या पड़ गया, बृहद राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, जे बी। अब तुम ही बताओ, ठीक है। भाई जे का क्या हो गया, ज्वाइंट। बी का क्या हो गया, बिग, यानी ज्वाइंट बिग, यानी नाम क्या आ गया, वेरी गुड। के नाम जो है वो क्या आ गया, तो नाम क्या आ गया, संयुक्त वृहद राजस्थान, ठीक है। रटना नहीं, ये खुद बता रहे कि हम लोगों के नाम क्या है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, RO। तो आर से तो मीनिंग क्या हो गया, राजस्थान। ओ से ऑर्गेनाइजेशन लिखो, बाकी ओ को यूं भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ओरिएंटल। और ओरिएंटल का मीनिंग क्या होता है अपने हिंदी में, संघ, या क्या होता है, समूह। तो हमने समूह वर्ड छोड़ लिया, संघ उठा लिया। तो हमने छठे चरण का नाम क्या सेट कर लिया, राजस्थान संघ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, वाई। अब इसे आप डायरेक्ट तीन नाम से याद रखोगे, क्या, तो आप बोलोगे इसे क्या बोलना है, नवीन, वर्तमान, या इसे आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आधुनिक राजस्थान कहोगे। यानी इस लाइन के अंदर सातों चरणों के नाम क्रम से क्या हो जाते हैं, सेट। और लाइन तुम्हें याद रखनी क्या, मैं, जब,
जब रो या, और मान लो अगर तुम्हें ऐसी बातें अगर याद हो तो एग्जाम में आने वाले ऐसे किसी प्रश्न में अटकोगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं है। अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, तुम्हारा रिटायरमेंट भी पूरा हो जाएगा, 60 साल बाद भी तुम्हें याद रखा कि एकीकरण के सातों चरणों के नाम क्रम से कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा पहला काम क्या होता है? पूरा होता है। यहाँ पे हमारा पहला काम क्या होता है? पूरा। और पहला काम हमारा ये था कि सातों चरणों के नाम हमें क्रम से क्या करने थे? याद करने थे। जैसे जैसे हमने सातों को याद करना क्या कर लिया? सीख लिया, और वो भी सीक्वेंस से हम लोगों को क्या है? याद है। अब इंपॉर्टेंट काम करना है कि 7 चरणों की तारीखें तुम्हें क्या होनी चाहिए? तो दो तो वैसे भी तुम्हें याद है भी। स्टार्ट कब हुआ? अरे स्टार्ट कब हुआ यार? 18 मार्च 1948। खत्म कब करें? खत्म कब करें? 1 नवंबर 1956। तो दो तो अपने को ऑलरेडी याद है कि 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, और खत्म कब हुआ है? 1 नवंबर 1956। याद केवल कितनी करनी है? 5 ही तो याद करनी। वो भी आसान है। कैसे याद करते हैं वो देखो, कि पहला क्षण कब बना है? 18 मार्च 1948। तो अगला क्षण कब बनेगा? तो इसी 18 मार्च के बराबर कितने सप्ताह बाद? 1 सप्ताह बाद, यानी 1 वीक बाद, यानी 7 दिन बाद। तो 18 मार्च के 7 दिन बाद क्या आएगा भाई? 18 मार्च के 7 दिन बाद क्या आ जाएगा? 25 मार्च 1948। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर 7 में से कितना डेट आ गया? 3। 3 आ गया ना यार? बचा केवल कितना है? 4। वो भी आसान है। कैसे याद करते हैं वो देखो, कि अगला डेट कैसे आएगा? तो कुछ मत करो, इसी 18 मार्च के कितने महीने बाद? एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद। ठीक है, और 18 मार्च के 1 सप्ताह बाद तो आता 25 मार्च 1948, दूसरा चरण बन गया। और इसी 18 मार्च से वापस काउंट करो, एक सप्ताह बाद, अब एक महीने बाद। ठीक है, तो एक महीने बाद क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 18 अप्रैल 1900, यानी एक सप्ताह बाद है, एक महीने बाद है। ठीक है, तो 7 में से ब्लैक बोर्ड के ऊपर कितना डेट आ गया? 4। बचा कल कितना है? 3। 3 का कोई तरीका नहीं है, वो मैंने भी याद की, तुम्हें भी क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट तारीख क्या याद रखोगे? क्या याद रखना है? 30 मार्च 1949। नेक्स्ट डेट क्या याद रखोगे? 15 मई 1949। और नेक्स्ट डेट क्या याद रखोगे? तो नेक्स्ट डेट याद रखोगे 26 जनवरी 1950। यानी दो हमारे काम पूरे हो जाते हैं। पहला काम तो ये था कि सातों चरणों के नाम हमें क्रम से क्या होने चाहिए? हमने सीख लिया, और जैसे तैसे करके हमें सातों चरणों का तारीख भी क्या होना चाहिए? याद। कल जब हम आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे कि इन 7 चरणों के अंदर तुम लोगों को कितनी रियासतें मिलाना सीखना है। 19 पेपर वाला मास्टर पूछेगा कि एकीकरण के कौन से चरण में कब कहाँ कैसे रियासत शामिल हुई है, लेकिन 3 में से 2 काम आज ही हो जाते हैं, सातों चरणों का क्रम और सातों चरणों की तारीख है। तो छापो ऐसा कैसा कॉपी में। पहला वर्ड था एम। एम से क्या है? मत्स्य संघ। ठीक है, और किस तारीख को पैदा हुआ था ये? 18 मार्च 1948। ठीक है। अरे आरोही अवरोही में मीनिंग पता है तुम लोगों को? आरोही में क्या होता है? आरोही में छोटे से बड़ा। ठीक है, आरोही में पढ़ना पड़ता है 1 2 3 4, क्या पढ़ना पड़ता है? और अवरोही में 4 3 2 1। ठीक है, आरोही में जाते हैं अपन छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही में जाते हैं अपन बड़े से छोटे की ओर, है ना? फिर लिखो ई से ईस्ट। ईस्ट यानी कौन सी दिशा हुई? पूर्व। तो हमने नाम क्या सेट कर लिया? पूर्व राजस्थान संघ, या पूर्वी राजस्थान संघ भी कह सकते हैं ना। तारीख हो जाएगी 25 मार्च 1948। तो तुम्हारा एक भाई पूछ रहा है राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासत थी राजस्थान में? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा हमने ये चीज। ठीक है, अभी तुमने क्लास लेट ज्वाइन की, इसी क्लास के अंदर बता दिया हम लोगों ने ना। फिर तीसरा चरण लिखो।
18 अप्रैल 1948। बी से बिग, यानी बड़ा, और बड़े को अच्छी हिंदी में क्या सेट किया, बृहद। तो नाम क्या पड़ गया तुम्हारा, बृहद राजस्थान। फिर लिखो 15 मई 1949। जे बी, जे यानी जॉइंट, बी यानी बिग, यानी जॉइंट बिग। तो नाम क्या पड़ गया, संयुक्त वृहद राजस्थान, है ना। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950। आर ओ, आर यानी तो राजस्थान, ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन लिखो चाहे ओरिएंटल लिखो, बात एक ही होता है ना। और ऑर्गेनाइजेशन या ओरिएंटल का मीनिंग क्या है, संघ या समूह। तो नाम क्या पट सेट हो गया, राजस्थान संघ। फिर है 1 नवंबर 1956। ठीक है, वाई है, इसे तीन नाम से आप याद रखेंगे। आप इसे चाहो तो क्या बोलोगे, नवीन या वर्तमान, या इसे क्या कहेंगे, आधुनिक राजस्थान कहेंगे ना। और तारीख हो जाएगी 1 नवंबर 1956। आप लोग कंप्लीट है यहाँ तक सब जने। अभी मैं चलो यहाँ से आगे, भी ऑनलाइन वालों ने लिख दिया। ठीक है, तो बड़े यहाँ से आगे सबने लिख दिया ना अपन लोगों ने। ठीक है, यहाँ से आगे क्या बोल, देखो कि यहाँ से आगे वाला काम तो हम लोग कल ही करेंगे, लेकिन कुछ बातें कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछता है कि हमारे एकीकरण के अंदर कितनी रियासतें शामिल हो रही है, कि हमारे एकीकरण के अंदर कितनी रियासतें शामिल हो रही है, 19। तो कभी कभी इतने सीधे सरल प्रश्न भी होते हैं कि इन 19 रियासतों में, इन 19 रियासतों में उसका नाम बताओ जो हमारे राजस्थान की क्या थी, सबसे प्राचीन रियासत। अगर तुम्हें ऐसा कोई पूछे कि हमारी 19 रियासतों में, हमारी 19 रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी, तो तुम लोग बताओगे कि हमारी 19 रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी है। इसके अलावा राजस्थान की कौन सी रियासत 19वीं, मतलब 19वीं यानी क्या थी वो, अंतिम थी, ठीक है। और सबसे अंत में बनी, इसलिए वो सबसे ज्यादा क्या भी रहेगी, अरे क्या भी रहेगी, वो नई भी रहेगी ना। तो राजस्थान की नवीन और अंतिम रियासत कौन सी थी। तो आपको ऐसा कोई पूछे तो तुम लोग बताना कि राजस्थान की नवीन और अंतिम रियासत कौन सी है, झालावाड़ है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि पेपर वाला मास्टर कहता है कि हमें ये बताओ कि किस आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जो थी वो कौन सी थी, जोधपुर। तुम उसे मारवाड़ भी कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वो पेपर वाला कहेगा कि हमें ये बताओ कि किसके आधार पर सबसे बड़ी, कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जो है वो कौन सी है,
तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जो है वो कौन सी है, जयपुर। और पेपर वाला यहाँ पे ये भी पूछता है कि बताओ दोनों में छोटी कौन है, मतलब दोनों में एक ही आंसर मानने, कुछ जगह इनके आंसर अलग होता है, लेकिन अपन जो लिख रहे हैं वो ज्यादा सही है कि दोनों में, यानी किस आधार पर, क्षेत्रफल और किस आधार पर, जनसंख्या, इन दोनों के आधार पर राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है। तो आप बताओगे कि इन दोनों के आधार पर राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शाहपुरा है। तो राजस्थान की 19 रियासतों में सबसे पुरानी कौन सी है, मेवाड़। राजस्थान की 19वीं या अंतिम या नवीन रियासत कौन सी है, झालावाड़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी थी, जोधपुर। जनसंख्या में सबसे बड़ी कौन सी है, और दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, शाहपुरा। तो लिखो, देखें, लिखो, लिखो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, लिखो मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। नेक्स्ट लिखो, लिखो राजस्थान की, लिखो राजस्थान की नवीन व अंतिम रियासत, लिखो झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, लिखो जोधपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। नेक्स्ट लिखो, लिखो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो क्षेत्रफल व जनसंख्या, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे छोटी रियासत, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शाहपुरा। दोनों में सबसे छोटी रियासत कौन सी हो जाएगी, शाहपुरा। आप लोग कंप्लीट है यहाँ तक, हम लोग बड़े यहाँ से आगे अभी। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या, वो देखो कि हमारे पास टोटल कितनी रियासतें हैं, 19 रियासत। ठीक है, अब 19 रियासतों में हमारे पास कुछ रियासतें ऐसी है जो इतिहास में क्या मानी जाती है। ठीक है, मतलब कुछ रियासतें ऐसी है 19 रियासतों में जहां के शासक जो है वो क्षत्रिय वंश या राजपूत वंश से संबंधित नहीं है। तो तुम चाहो तो बता सकते हो एक बार, बाकी मुझे तो बतानी। वेरी गुड। कि एक तो रियासत तुम्हारे लिए कौन सी हो गई, टोंक। और बताओ, देखें, एक रियासत जो है वो कौन सी हो जाती है, भरतपुर। और एक रियासत जो है वो कौन सी हो जाती है, धौलपुर। तो 19 में से हमारे पास कितनी रियासतें ऐसी है, 3, जहां के शासक राजपूत वंश से संबंधित नहीं थे। टोंक है, भरतपुर है, एंड क्या है, धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर जो है ये दोनों की दोनों कौन सी रियासतें हैं, जाट रियासत है। और टोंक जो है हमारे राजस्थान की। टोंक हमारी 19 रियासतों में इकलौती क्या है, कि हमारी 19 रियासतों में जो इकलौती मुस्लिम रियासत है वो कौन सी है, टोंक है। ठीक है, और एक आदमी ऐसा है, एक आदमी ऐसा है जिसे इतिहास में टोंक रियासत का क्या कहा जाता है। और टोंक रियासत को बसाने वाला आदमी कौन है, तो 1817 के अंदर जिस आदमी ने टोंक रियासत को बसाया था उस आदमी का नाम क्या बताओगे,
तो आदमी का नाम क्या बताना है? अमीर खां पिंडारी। और उस पिंडारी ने 1817 के अंदर हमारी इकलौती मुस्लिम रियासत बसाई जिसका नाम क्या पड़ा है? टोंक। तो हमारे पास जो 19 रियासतें हैं, इन 19 रियासतों में 3 रियासतें ऐसी है जहां के राजा राजपूत वंश से संबंधित नहीं है। कौन कौन सी है? टोंक है, भरतपुर है, और कौन सी है? धौलपुर है। तो लिखो, देखें, लिखो, राजस्थान की 19 रियासतों में से, राजस्थान की 19 रियासतों में से, राजस्थान की 19 रियासतों में से 3 रियासतें, राजस्थान की 19 रियासतों में से 3 रियासतें गैर राजपूत वंशीय थी। राजस्थान की 19 रियासतों में से 3 रियासतें गैर राजपूत वंशीय थी। 19 रियासतों में से 3 रियासतें गैर राजपूत वंशीय थी। और तीनों के नाम लिख दो। फर्स्ट लिखो टोंक, फर्स्ट लिखो टोंक। और टोंक के बारे में एक लाइन डैश करके यही लिख दो। लिखो, टोंक के बारे में लिखो, राजस्थान की एकमात्र, टोंक के बारे में लिखना, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, टोंक के बारे में लिखो, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसकी स्थापना, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी में, जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने की थी। जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने की थी। जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने की थी। अमीर खां पिंडारी ने की थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो, एक लिखो, भरतपुर, धौलपुर। और ये दोनों कौन सी रियासतें हैं? जाट रियासत है ना। भरतपुर और धौलपुर दोनों कौन सी रियासतें हैं? जाट रियासतें। आप लोग कंप्लीट है यहाँ तक सब जना? अभी बढ़े यहाँ से आगे अपन लोग? ठीक। अब यहाँ से आगे क्या, वो देखो कि हमारे पास टोटल कितनी रियासतें हैं? 19। तो 19 रियासतों से एक साथ कितने जिले अस्तित्व में आए? यानी हमारी 19 रियासतों से कितने जिले एक साथ पैदा हुए थे? 25। जिस दिन हमारा एकीकरण फिनिश हुआ, किस दिन? तो हमारा एकीकरण जो है वो कब फिनिश हुआ था? 1 नवंबर 1956। और जिस दिन हमारा एकीकरण फिनिश हुआ, हमारे को कौन से नंबर का जिला मिला? और हमारा एकीकरण में या एकीकरण खत्म होने के समय जो 26वां डिस्ट्रिक्ट आता है वो कौन सा है? अजमेर। यानी राजस्थान की 19 रियासतों से एक साथ कितने जिले पैदा किए गए? 25। और जिस दिन हमारा एकीकरण फिनिश हुआ, कब? 1 नवंबर 1956। उस दिन हमें राज्य का कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलता है? 26वां। और 26वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनता है? अजमेर। अब यहां से आगे काम की बात क्या, वो देखो कि इस एकीकरण के ऊपर इतिहास में एक फेमस क्या लिखी गई है बुक। देखो, अभी भी अपन ने एकीकरण पढ़ना शुरू नहीं किया है। ये वो बातें हैं जो एकीकरण पढ़ने से पहले हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। उसके बाद अपन पढ़ना शुरू कर पाएंगे। तो इस एकीकरण के ऊपर एक ऐसी बुक लिखी गई है, और इस एकीकरण के ऊपर जो एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है कुछ ऐसा, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। एक बुक का नाम क्या बताओगे? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है। अब यह है क्या, वो देखो कि इस इंटीग्रेशन से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। तो तुम लोग बताओगे कि यार इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? एक और बुक का नाम क्या हो गया? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। और इस बुक का राइटर कौन है? तो आप बताओगे कि इस बुक का राइटर जो है, उस आदमी का नाम तुम्हें क्या बताना है? क्या नाम बताना है? वीपी मेनन। खैर, इस आदमी से अपन कल बहुत जल्दी मिलने वाले हैं वापस। तो वीपी मेनन की बुक का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। हमारा 19 रियासतों से कितना जिला बना है? 25। और जब हमारा एकीकरण फिनिश हुआ, किस दिन? 1 नवंबर 1956। उस दिन हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला था? 26वां। और 26वां कौन सा है? अजमेर। तो एक बार तो कुछ लिखो, देखें, लिखो, राजस्थान की
राजस्थान की 19 रियासतों से, राजस्थान की 19 रियासतों से 25 जिलों का निर्माण हुआ था। राजस्थान की 19 रियासतों से 25 जिलों का निर्माण हुआ था। राजस्थान की 19 रियासतों से 25 जिलों का निर्माण हुआ था। 25 जिलों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1 नवंबर 1956 को, लिखो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राज्य का 26वां जिला, 1 नवंबर 1956 को राज्य का 26वां जिला, राज्य का 26वां जिला अजमेर बनता है। 1 नवंबर 1956 को राज्य का 26वां जिला कौन सा बनता है? अजमेर। राज्य का 26वां जिला क्या बनता है? अजमेर। नेक्स्ट लिखो, लिखो वीपी मेनन की पुस्तक, ये 2 बार पेपर के अंदर पूछी जा चुकी है, बड़े एग्जाम के अंदर पूछी, अपने भी आए तो ध्यान रखना है। लिखो वीपी मेनन की पुस्तक, वीपी मेनन की पुस्तक, लिखो द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। और इंटीग्रेशन का मीनिंग हमारे लिए क्या है? एकीकरण। यानी इस बुक का मीनिंग क्या निकल रहा है? भारत के राज्यों के एकीकरण की कहानी। ठीक है, और इस बुक का राइटर जो है वो कौन सा बंदा है? वीपी मेनन का। बहुत जल्दी मिलेंगे अपन आते इस आदमी से। लिखा आप लोगों ने यहाँ तक? ठीक है, 2 बातें लास्ट रोज सीखनी है, बाकी अपन कल बात करेंगे। अब यहाँ से सीखना है क्या, वो देखो कि एक आदमी ऐसा है, ठीक है, और वो अंग्रेज है, और वो बहुत पहले ही सेट कर लेता है कि जब हम भारत को छोड़ के जाएंगे, उस आदमी ने बहुत पहले ही बता दिया कि जब हम भारत को छोड़ के जाएंगे तो भारत को अंग्रेज जो है वो बिखरा बिखरा सा छोड़ के जाएंगे। ये अंग्रेजों को पहले से आइडिया था। और अंग्रेजों के जाने के बाद पीछे भारत के लोग भारत का एकीकरण कैसे करेंगे, कि अंग्रेजों के जाने के बाद पीछे भारत के लोग भारत का एकीकरण कैसे करेंगे, उस आदमी ने बहुत पहले ही बता दिया। और उस आदमी ने बहुत पहले कब बता दिया? कि उस आदमी ने बहुत पहले कब बता दिया? 1939 के अंदर। और 1939 के अंदर एक आदमी इस समय इंडिया का क्या था? इंडिया का क्या था? वायसराय। तुम समझते हो ये क्या बीमारी होती है? हम्म? हाँ, बीमारी नहीं। अरे ऐसा नाम सुना कि नहीं सुना पहले कभी? और नहीं सुना तो घबराना थोड़ी ना है, मार साहब बताएंगे का नहीं है कि नहीं है? अरे ऐसा नाम सुना कि नहीं सुना वायसराय? मैं बोल रहा हूँ तब तो सुन रहे हो है? देखो क्या है, कोई बात नहीं, वायसराय पोस्ट है। वायसराय क्या है? पोस्ट है। जिस आदमी को हम पहले कहते थे गवर्नर जनरल, क्या कहते थे? यानी पूरे भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल। उसी गवर्नर जनरल को 1858 से, 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद से, उसी गवर्नर जनरल को 1858 से क्या पुकारने लग गए? कोई अंतर नहीं है, पहले गवर्नर जनरल कहला रहा, क्रांति के बाद, क्रांति के बाद वही गवर्नर जनरल क्या बन गया? वायसराय। यानी ये भी इंडिया का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, इंडिया का सबसे बड़ा बॉस क्या कहलाता है? वायसराय कहलाता है। और इस समय एक आदमी ऐसा जो भारत का वायसराय था, और आप बताओगे कि इस समय जो आदमी भारत का वायसराय था उस आदमी का नाम क्या बताओगे? अब कोशिश करो, देखें है। हाँ, कोई बात नहीं भाई, ये अंग्रेज लोग है ना, तो इनके नाम बबरलाल मांगीलाल नहीं होते हैं, इनके नाम ऐसे होते हैं। क्या नाम लिखा है? लॉर्ड लिनलिथ गो। और ये वो पहला आदमी था जिसने 1939 के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि जब हम भारत को छोड़ के जाएंगे तो भारत को बड़ा बिखरा बिखरा सा छोड़ के जाएंगे, और हमारे जाने के बाद किस तरह से भारत के लोग भारत का क्या करेंगे। यानी वो पहला आदमी जिसने सबसे पहले एकीकरण की क्या प्रस्तुत की? रूपरेखा। और एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला पहला ही आदमी 1939 के अंदर कौन सा बंदा था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? लॉर्ड लिनलिथ। ये तो अंग्रेज है जो सबसे पहले एकीकरण के बारे में कुछ आइडिया हमारे लोगों को देके जाता है। लेकिन हमें अपने कहाँ के एकीकरण की बात भी सीखनी है। राजस्थान में वो पहला आदमी कौन था जिसने सबसे पहले एकीकरण का झंडा उठाना क्या क्या था, शुरू किया था? तो राजस्थान में भी एक राजा ऐसा था
जिसके दिमाग में सबसे पहले एकीकरण की उपज पैदा होना क्या हुई थी, शुरू हुई थी, और वो आदमी सबसे पहले एकीकरण करने का क्या जारी करता है, प्रयास जारी करता है। तो राजस्थान में सबसे पहले किस शासक ने एकीकरण का प्रयास किया था? तो कहाँ का आदमी है? और कोटा के राजा का नाम इतिहास में क्या है? तो कोटा के राजा का नाम क्या है? भीम सिंह। लेकिन ध्यान रखना कौन सा नंबर है वो भीम सिंह भी कौन से नंबर वाले हैं? सेकंड नंबर। और उस जमाने में नाम बड़े कम चलते थे, तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड देके काम चला लेते थे, और आजकल तो खूब किताबें आती नाम रखने की भी, ठीक है। तो राजस्थान की ओर से सबसे पहले किस आदमी ने एकीकरण के प्रयास शुरू किए? तो कोटा का राजा कौन था? भीम सिंह सेकंड। और सबसे पहले भारत के एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला आदमी कौन था? तो आदमी का नाम क्या बता? लॉर्ड लिनलिथगो। तो लिखो देखे एक बार। तो तुम्हारा एक भाई पूछ रहा है 19 रियासतों के नाम लिखो। अरे मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक है, जब मेरा आएगा मैं लिखवा दूंगा। अब इसका मीनिंग ये तो है ना कि मार साहब को नहीं आता, तो अभी पूछ लेते हैं इनको, मेरे को आता है अभी, ठीक है। जो कल आते ही काम करना है यार, तुम्हें कितनी रियासतें मिलाना सीखना है? 19 रियासतें मिला लेंगे, है ना, ठीक है। लिखो लिखो 1939 में, लिखो 1939 में पहली बार, 1939 में पहली बार, 1939 में पहली बार भारत के वायसराय, 1939 में पहली बार भारत के वायसराय, 1939 में पहली बार भारत के वायसराय, वायसराय यानी सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, 1939 में पहली बार भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, सर्वप्रथम एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, सर्वप्रथम एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, एकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो राजस्थान के एकीकरण का, देखो राजस्थान के एकीकरण का पहला प्रयास, राजस्थान के एकीकरण का पहला प्रयास कोटा शासक, राजस्थान के एकीकरण का पहला प्रयास कोटा शासक भीम सिंह सेकंड ने किया था, कोटा शासक भीम सिंह सेकंड ने किया था, ठीक है। वैसे जनरली वो भीम सिंह ही लिखता है, लेकिन वो गलती से आ जाए पेपर वाला कि भीम सिंह फर्स्ट भी डाल दे और सेकंड भी डाल दे, तो ये कौन से नंबर के भाई साहब है? सेकंड नंबर वाले हैं, ठीक है। लिखा आप लोगों ने, तो अपनी बात अपन आज यहीं रोक लेते। देखो अभी भी अपन ने एग्जाम में आने लायक बातें ना के बराबर पढ़ी है, जैसे ही कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे एग्जाम की और काम की बातें आना क्या हो जाएगी शुरू। तो बातें आज भी कम लिखी है, लेकिन कल की तारीख में क्या होनी चाहिए? याद, ठीक है। आगे मास्टर क्या पढ़ाएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक जो पढ़ा चुका है वो हमें याद है या नहीं है, हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कल आते ही मैं तुम्हें कॉपी बंद करके हाथ खड़े करवा के प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद अपन पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बाकी यहाँ से बात कल करते हैं बना।